हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य के बारे में, जिससे संबंधित एक क्लास हो चुकी है। हम लोगों ने पिछली क्लास में राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के बारे में जाना। पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि उन्हें कितने प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं या फिर उनके कितने अधिकार और कर्तव्य हैं। उसके बाद कार्यकारी शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी विधायी शक्तियों के बारे में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लंबा भी है ये विधायी शक्तियों के बारे में। तो आज की क्लास में बस इसके लिए इसे ही मैं बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा ये इसके अंतर्गत आने वाली बातें हैं। तो चलिए देखते हैं विधायी शक्तियों में कौन कौन से पॉइंट हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले, राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। बिना राष्ट्रपति के संसद नहीं बनती। संसद में कौन कौन होंगे? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों को जब मिलाते हैं तभी भारतीय संसद बनती है। तो राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है भारतीय संसद का, और उसे बहुत सारी विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो संसद में ही सारे विधि विधान बनते हैं। तो अब कौन कौन से उन शक्तियाँ हैं जो उन्हें विधायी शक्तियों के रूप में प्राप्त हैं? पहला जब हम लोग देखते हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि राष्ट्रपति के हाथ में बैठक बुलाना होता है। संसद की बैठक जब पहली बार चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जब पहली बार सत्र का आह्वान होता है तो राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। संसद की बैठक बुला सकते हैं वो, या फिर कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। अगर कोई वजह हो तो वो स्थगित भी कर सकते हैं। वह लोकसभा को विघटित करने की भी शक्ति रखते हैं। वह संसद की संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकते हैं। एक ऐसा अधिवेशन वो बुला सकते हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिलकर बैठें। ये केवल राष्ट्रपति को ही अधिकार प्राप्त है, जिसकी अध्यक्षता, अब जब ऐसे सत्र का आह्वान राष्ट्रपति करते हैं जिसमें संयुक्त अधिवेशन हो, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट हो गए कि किस प्रकार से संसद में वो आह्वान करते हैं सत्र का, बैठक का। दूसरा जो पॉइंट है वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं। देखिए, जब चुनाव होते हैं पूरे लोकसभा चुनाव, तो उसके बाद वो 5 साल तक के लिए चुनाव होते हैं, जिसमें कि जो पहला जो बैठक होता है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसके साथ साथ हर साल जब वर्ष के आरंभ में संसद की बैठक होती है, प्रथम जो अधिवेशन होता है वो भी राष्ट्रपति ही संबोधित करते हैं, वो ही आह्वान करते हैं। फिर है तीसरा पॉइंट, वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्य किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकते हैं। तो वो संसद को किसी भी विधेयक के बारे में जानकारी लेने के लिए संदेश भेज सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना राष्ट्रपति के हाथ में होता है। वो जिसे चाहे मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन वो क्षेत्र कौन कौन से होंगे? तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े हुए क्षेत्र होने चाहिए। इसमें जो विशेष उपलब्धि जिन्हें प्राप्त होगी, उन्हें ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में वो मनोनीत कर सकते हैं और वो उनके प्रसाद पर्यंत तक कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, जिन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं, समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत कर सकते हैं। 12 सदस्य नॉर्मल जो कला, विज्ञान, साहित्य से जुड़े होते हैं या कोई सामाजिक उपलब्धि जिन्होंने प्राप्त की हो, और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति भी मनोनीत कर सकते हैं। तो कुल वो 14 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं।
अगला पॉइंट है वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय दे सकता है। अगर कोई संसद का सदस्य अपनी योग्यता को खो देता है तो ऐसे प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तब क्या होता है, तो देखिए तब क्या अधिकार है राष्ट्रपति के। जब कोई एक विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर मुहर नहीं लगाते। तो जब वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कोई भी विधेयक जो संसद में पास हो गया, तब राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं, तो या तो वो अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, उन्हें मान सकते हैं। अगर उन्हें पसंद नहीं हो तो वो उसे सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं, कोई निर्णय दिए बिना उस पर अपने कोई निर्णय देंगे बस अपने पास रखेंगे। तीसरी स्थिति में वो क्या होगा कि उस विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। दूसरी एक स्थिति है कि अगर उसमें कुछ त्रुटि नज़र आती है तो वो पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकते हैं। लेकिन धन विधेयक के साथ ये स्थिति नहीं है। अगर वो विधेयक धन विधेयक है तब वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। हालांकि संसद विधेयक को संशोधन करके या बिना संशोधन किए पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति को सहमति देनी पड़ती है। अगर भारतीय संसद कोई ऐसा विधेयक जो कि उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति ने उन्हें वापस कर दिया पुनर्विचार के लिए और संसद ने उसे उसी रूप में वापस भेज दिया या फिर कुछ संशोधन करके वापस भेज दिया, तो अब वो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना बाध्य है, उन्हें देना ही पड़ता है। तो यहाँ भारतीय संसद में ऐसा प्रावधान है कि अगर वो दोबारा से भेज देते हैं तो उन्हें मानना ही पड़ता है राष्ट्रपति को। अगला है राज्य विधायिका द्वारा किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है। जब हम लोग राज्य की बात करें कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट विधेयक पारित होता है विधानसभा में, तो अब राज्यपाल वो भी तभी लागू होगा जब राष्ट्रपति अनुमति देंगे। तो अगर राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तब क्या होता है, तब राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार हैं, तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, अपनी स्वीकृति को या अपने विचार को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन या फिर राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक या फिर जैसे कि वो अगर धन विधेयक नहीं है तो राज्य की विधायिका को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब विधानसभा की बात हो रही है तो यहाँ राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उस विधेयक को पारित करने के लिए। वो विचार के लिए विधानसभा में लौटा सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा से वो वापस आता है उनकी अनुमति के लिए तो वो फिर बाध्य नहीं है। जैसे कि लोकसभा में वो बाध्य हैं कि उन्हें दोबारा आने पर मानना ही पड़ेगा, विधानसभा के साथ ये चीज़ लागू नहीं है। अगला पॉइंट है वह महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट भी संसद के समक्ष रखते हैं। ये सभी जो लोग हैं, ये जो पद हैं महानियंत्रक, लेखा परीक्षक या संघ लोक सेवा आयोग के या वित्त आयोग के जो अन्य लोग हैं जो अपना काम करते हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, उन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत करना भी उनका ही काम है। वह केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए भी नियम बना सकते हैं। केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार, दमन, दीव, नगर हवेली, इन सब के बारे में अगर किसी भी प्रकार इन क्षेत्रों के विकास के लिए काम करने के लिए नियम बना सकते हैं। राष्ट्रपति सीधे या फिर प्रशासकों को नियुक्त करके इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि विधायी अधिकार काफ़ी डिटेल से मैंने बताया और काफ़ी इसका आंसर काफ़ी लंबा था। तो नेक्स्ट जो हम लोग क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वो 3 अधिकार हो गए। अब हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, न्यायिक शक्तियाँ, देखिए कार्यकारी हो गई, विधायी हो गई, वित्तीय शक्तियाँ हो गई। न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ।
जिसमें से कि आपातकालीन शक्तियाँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखेंगे, कोशिश करेंगे कि चारों को पढ़ लिया जाए, लेकिन अगर क्लास मुझे लगेगी कि लंबी हो रही है तो फिर मैं इसे 2 भाग में बताऊंगी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।